नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स है जिसका नाम है कोको आइलैंड्स। ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाले जो कोको आइलैंड्स हैं आज के टाइम पे बर्मा की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है, यानी कि म्यांमार गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन उन्होंने इसको लीज पे दिया हुआ है चाइनीज गवर्नमेंट को। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है, क्योंकि एक टाइम पर असल में कोको आइलैंड जो है वो इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। इस वीडियो में सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफी को समझेंगे, यानी कि इसकी लोकेशन को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे किस तरीके से ये वाले आइलैंड्स इंडिया से म्यांमार को पहुंचे और म्यांमार से चाइना को पहुंचे। एंड देन वी विल एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इंडिया इन कोको आइलैंड्स को वापस ले सकता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोको आइलैंड्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये इंडिया की बाउंड्री है और ये आपका बे ऑफ बंगाल का एरिया है। यहां पर लोकेटेड है, ये येलो कलर का डॉट आप देख पा रहे हैं, दीज आर द कोको आइलैंड्स। ये बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अगर बात करें इसकी प्रिसाइज लोकेशन के बारे में, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से मात्र 30 मील की ऊंचाई पे लोकेटेड है। उसके बाद बर्मीज मेनलैंड से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। और अगर हम लोग बात करते हैं कोलकाता की, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 1255 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाले मैप को भी ध्यान से देखिएगा। ये इसके नॉर्थ में एक आइलैंड आता है जिसका नाम है प्रिपेरिस, और ये वाला जो प्रिपेरिस आइलैंड है ये बिलोंग करता है म्यांमार को। और इसके साउथ में आइलैंड आता है लैंडफॉल, जो कि बिलोंग करता है इंडिया को, जो कि इनफैक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ही हिस्सा माना जाता है। यहां पर कहीं पे बीच में आपके कोको आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाला मैप मैंने आपको इस तरीके से इंटेंशनली दिखाया है टू गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स ऑफ कोको। नाउ कोको आइलैंड्स की ज्योग्राफी को थोड़ा और समझें तो बेसिकली कोको आइलैंड्स के अंदर आपको 5 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 4 आइलैंड्स जो हैं वो ग्रेट कोको रीफ के ऊपर देखने को मिलते हैं, और एक और आइलैंड है जिसका नाम है रायकोको आइलैंड, जो कि आपको लिटिल कोको रीफ के ऊपर देखने को मिल जाता है। आई एम श्योर आपने सुना होगा ऑफ समथिंग कॉल्ड एज द अराकन माउंटेन्स, जो कि हमें म्यांमार में देखने को मिलते हैं। उसी अराकन माउंटेन्स की एक जियोलॉजिकल एक्सटेंशन है जो कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर आती है इन द फॉर्म ऑफ कोको आइलैंड्स। यहां पर आपका जो अराकन का माउंटेन्स है वो इस तरीके से आता है, उसके बाद सबमर्ज हो जाता है, फिर कहीं कहीं पे एमर्ज हो रहा है, उसके बाद यहां पर भी एमर्ज हो रहा है, जो कि आपके अंडमान निकोबार के आइलैंड है। तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी में आपको समझाया जाता है किस तरीके से ये वाले आइलैंड्स बेसिकली एमर्ज होते हैं। ये वाला जो आपका आइलैंड्स है असल में अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो का ही हिस्सा माना जाता है, बिकॉज वहां से ये बहुत ही नजदीक लोकेटेड है। अगर इसके इतिहास की बात करें, आइलैंड्स को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था पोर्चुगीज सेलर्स के द्वारा, और क्योंकि यहां पर आपको बहुत भारी मात्रा में कोकोनट के पेड़ देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था कोको आइलैंड्स। फिर 19वीं सदी की बात है, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर एक पीनल कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया था। पीनल कॉलोनी क्या होती है? एक ऐसी कॉलोनी जो बेसिकली इस्तेमाल करी जाती है सो दैट वहां पर जो प्रिजनर्स हैं, जो बंदी हैं, उनको वहां पर भेजा जा सके। कोको आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड इसलिए भी था बिकॉज ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए एक सोर्स ऑफ फूड भी बन चुका था। इसके बाद हिस्ट्री में क्या होता है कि बिकॉज इसकी जो रिमोटनेस थी, इसको गवर्न करना काफी मुश्किल था। 1882 की बात है, ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका कंट्रोल जो है इसको ट्रांसफर कर दिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। और उसके बाद आपको मालूम होगा 1937 में जब बर्मा जो है वो सेपरेट हुआ इंडिया से, ये वाले जो आपके आइलैंड्स थे दे बिकेम अ सेल्फ गवर्निंग क्राउन कॉलोनी इन 1937। 1947 तक बात पहुंच जाती है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश करी गई कि कोको आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो बेसिकली उनको ना दिए जाएं। ऐसा ब्रिटेन इसलिए कर रही थी बिकॉज it wanted to deny the free India certain strategic locations including the islands of Lakshadweep, Andaman Nicobar Islands and also the Coco Islands, क्योंकि इंडिया के रेडार पे भी ये थे। इंडिया कह रहा था कि हमें ये सारे के सारे द्वीप जो हैं वो चाहिए बिकॉज इनकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, लेकिन ब्रिटेन भी इनकी तरफ देख रहा था। नाउ ब्रिटिशर्स थॉट कि ये वाले आइलैंड्स आगे जाके उनको अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसीलिए वो इनको देने के लिए काफी इतरा रहा था। लेकिन थैंक्स टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने काफी तगड़ी नेगोशिएशन करी, काफी तगड़ी बातचीत करी और इस नेगोशिएशन के चलते इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स और साथ ही में जो लक्षद्वीप आइलैंड्स थे उसके ऊपर इंडिया की ओनरशिप को इंश्योर करवा दिया था। अब रही बात कोको आइलैंड्स की, तो उसको लेकर जो वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बातचीत करी जवाहरलाल नेहरू के साथ और ऐसा यहां पे माना जाता है कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू इस बातचीत में बेसिकली कोको आइलैंड्स की ओनरशिप को गवा बैठे, या ये ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस चीज की कोई प्रॉपर जानकारी हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इसके बाद जो कंट्रोल है वो असल में म्यांमार के पास चला गया था। तो 1959 की बात है, कंट्रोल म्यांमार के पास था। जो म्यांमार के जनरल थे उन्होंने यहां पर क्या किया, उन्होंने भी एक पीनल कॉलोनी को एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद इन्होंने इस आइलैंड को थोड़ा बड़ा किया और साथ में 71 में इन्होंने क्या किया, आइलैंड को बड़ा करने का मतलब क्या था कि इन्होंने यहां पर बेसिकली ज्यादा प्रॉपर्टीज को एस्टैब्लिश किया सो दैट ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहां पर ठहराया जाए। 1971 में इन्होंने क्या किया, इस पीनल कॉलोनी को बंद कर दिया और जो फैसिलिटीज आपको देखने को मिल रही थी वो सारी की सारी फैसिलिटीज बर्मा की ही नेवी को ट्रांसफर कर दी गई थी। 1994 में ऐसा कहा जाता है कि ये वाले आइलैंड्स म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा चाइना को दे दिए गए लीज के ऊपर, और यह भी कहा जाता है कि चाइना के द्वारा यहां पर एक इंटेलिजेंस गैदरिंग का स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया था जिसका उन्होंने नाम रखा सिग इंट। सिग इंट का मतलब क्या है, सिग्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन। ये वाला जो आपका स्टेशन था बेसिकली इसके ऊपर चाइना के द्वारा मिलिट्री बेसिस बनाए गए हैं और कई सारे रेडार फैसिलिटीज को भी अवेलेबल करवाया गया था। आप देख सकते हैं ये वाली 2006 की ये इमेज है जहां पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और 2020 की ये इमेज है जहां पर आपको इतनी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स कोको आइलैंड्स के ऊपर ही देखने को मिल जाती हैं। काफी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों की दोनों कंट्रीज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज को डिनाई करती हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। हम भी जानते हैं कि ये समझौता यहां पर अगर हुआ है तो उस चीज का फायदा चाइना को काफी ज्यादा बड़े तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो यहां से पास करती हैं। कोको आइलैंड्स इन SLOCs के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और साथ ही में कोको इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मलक्का स्ट्रेट, जो कि आपको मालूम होगा अपने आप में ग्लोबल सप्लाई रूट्स में एक काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन के अंदर आइलैंड का होना अपने आप में ही एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफर करता है। ये आप देख सकते हैं कोको आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो बेसिकली ये सारी की सारी जो ऑयल शिपिंग की लेन्स हैं इनके अंदर बैठ जाता है। इस पूरी की पूरी चीज का इंडिया के ऊपर काफी खराब प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां पर आके इंडिया की जो मिसाइल लॉन्चेस हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल पास में लोकेटेड जो इंडिया के यहां पर स्टेशंस हैं टेस्टिंग के, चांदीपुर आइलैंड, चांदीपुर के एरिया में और कलाम आइलैंड के एरिया में, वहां पर जाकर भी इन मिसाइल लॉन्चेस को मॉनिटर किया जा सकता है। इसके साथ ही में चाइना कैन इवन मॉनिटर द इंडियन नेवल प्रेजेंस एंड इट्स डेवलपमेंट्स इन द रीजन। साथ ही में यह भी कहा जाता है कि क्योंकि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को भी इंप्लीमेंट कर रही है, कई सारे पोर्ट्स का कंट्रोल ले चुकी है, हम्बनतोता इन श्रीलंका, ग्वादार इन पाकिस्तान, चिटागोंग इन बांग्लादेश एंड क्वाइक फ्यू पोर्ट इन म्यांमार, तो ये वाला जो उसके पास कोको आइलैंड का कंट्रोल है ये भी इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। आपके सामने है ये कई सारी लोकेशंस हैं, ये मल्टीपल लोकेशंस है जिसके ऊपर चाइना ऑलरेडी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुकी है। नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन कि क्या इंडिया इस आइलैंड को वापस ले सकता है या फिर नहीं। आज से कई साल पहले की बात है, उस टाइम पर जो भारत के रक्षा मंत्री थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था और ये इंटरव्यू हुआ था BBC के साथ। उन्होंने कहा था कि भारत के जो उस टाइम पे PM थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कोको आइलैंड्स जो है बर्मा को डोनेट कर दिए थे इन द 1950s एंड दे हैव दस सरेंडर्ड अ वाइटल स्ट्रेटेजिक एसेट। लेकिन कई सारी और रिपोर्ट्स हैं जो कि इस चीज को डिनाई करती हैं, बट एट द सेम टाइम कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने असल में इस आइलैंड को गिफ्ट किया था। बट नो वन एक्चुअली नोज द एक्चुअल ट्रूथ, और एक्चुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया की और म्यांमार की गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी क्लासिफाई रखी गई हैं। अगर आप देखें ये पूरी की पूरी चीज इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि क्या इंडिया ने वाकई में गिफ्ट किया था या फिर नहीं किया था। अगर हमने इन आइलैंड्स को गिफ्ट किया था उस केस में हम हमारी मिलिट्री सेना को भेज सकते हैं और हमारी लैंड को वापस ले सकते हैं, ये बोलकर कि आपने ये वाले आइलैंड्स को चाइना को सौंप रखा है, क्योंकि हमने आपको गिफ्ट केवल आपके पर्पस के लिए किया था, इसके लिए नहीं किया था कि आप किसी दूसरी कंट्री को इसको लीज पे दे सकें। तो ये कहकर इंडिया वापस ले सकता है, बट क्योंकि हमें सच नहीं मालूम तो इसका मतलब कि हम यहां पर इस तरह का कोई कदम नहीं ले सकते हैं। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या हमने गिफ्ट किया था या फिर नहीं किया था, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडिया को यहां पर डेफिनेटली करनी चाहिए वो ये है कि हमें हमारी जो क्षमताएं हैं अंडमान के एरिया में और इंडियन ओशन रीजन के एरिया में इन जनरल
वो डेफिनेटली बढ़ा देनी चाहिए। हमें मालूम है कि अंडमान के अंदर हमारा ट्राई सर्विस कमांड देखने को मिलता है, तो हमें ये चाहिए कि हम इस ट्राई सर्विस कमांड की जो सेवाएं हैं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और जो हमारा रेडार स्टेशन है इन द नारकोंडम आइलैंड उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप करवा सकें। तो जो भी है, इंडिया को अपनी क्षमताओं के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज कंसिस्टेंटली यहां पर डेवलप करती रहनी चाहिए। ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग द कोको आइलैंड्स एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसमें आपको कोड यूज करना है अनि UPSC, जिसके चलते आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों 16 दिसंबर को, सो अपना फैसला जल्दी लीजिए और मेरी माने तो आज ही लीजिए। साथ ही में अगर आप देखें ये वाले अगर आप कोर्स को परचेस करते हैं तो 22 और 23 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। 15 दिसंबर से हम लोग एक स्पेशलाइज्ड बैच शुरू कर रहे हैं ऑन साइंस एंड टेक, इसमें जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ ही में अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि UPSC। इसमें आने वाले कॉम्बैट में ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के सवाल मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड and stay safe.